ठीक है। अभी गुल्म चिकित्सा प्रकरण कितना 23 है ना, 23 चल रहा है। आज हम लोग को ये ख़त्म करना है, ठीक है। और राजक्षमा थोड़ा देखेंगे। हम्म? तो मुझे पहले बताओ कि गुल्मक के पहचानेंगे कैसे, कैसे समझेगा इसको गुल्म है, क्या लक्षण लेके आएगा पेशेंट? उदरशूल। उदरशूल और क्या लेके आएगा? एक जगह पे नहीं कृष्ण वेणुमूत्र। फटाफट। अरे लास्ट टाइम कितना कृष्ण 3 दिन वेणुमूत्र तो चल रहा है। रुचि और अनाह। अरुचि आना है और मेन क्या कृष्ण है? वेणुमूत्र। वेणुमूत्र। हाँ मल और मूत्र प्रवृत्ति अच्छी से ना होना। हाँ, अवरोध अवरोध। यस यस यस। अरुचि, कुरुच्च विणमूत्र और क्या तीसरा? अनाह। अनाह अनाह। पेट फूला हुआ लगना, ये 3 लेके आएगा। और उसको कभी कभी ऐसा भी लग सकता है, तीव्र मलावरोध रहता है तो ये सुपारी पूग फल जो रहता है उतनी सी गांठ रह सकती है, ये वो दोषों का संचय रहता है, वो लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती, ठीक है। ये 4 प्रमुख लक्षण है इसके, तभी आप डायग्नोस। और प्रभुताग्नि मान्यत्व, ये इंपॉर्टेंट जो मेरे अभी पेशेंट में चल रहा है, ठीक है। तो 2 नंबर का केस देख रहे हैं हम लोग, पेज नंबर 264 पे होना। ओके। अभी मैं डायरेक्ट हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ कि इस रुग्ण को जब से समझने लगा था, मतलब जब से उसकी उम्र हो चुकी थी, तब से उसको बद्धकोष्ठता का यानी कॉन्स्टिपेशन का इशू था। और उसका रीज़न ऐसा कुछ बता नहीं पा रहा था वो एग्जैक्ट क्या रीज़न था। और घर की भी फाइनेंशियल, घर का फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा था और खाने पीने का भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। और परंतु बद्धकोष्ठ होने की वजह से वो मतलब काफ़ी दिन से था और शहर से दूर रहता था, मतलब गांव में, सॉरी शहर में रहता था, इसकी वजह से शायद हुआ होगा, ऐसा उसका मानना था। इसीलिए वो दूसरी जगह पे चला गया एजुकेशन के लिए। परंतु 4 साल बाहर रहने के बाद भी उसमें थोड़ा भी फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ भी फ़र्क नहीं आया। और ऐसे होकर 7-8 साल हो चुके थे, ठीक है। और उसके लक्षण क्या क्या थे कि बेचैनी, फ्रेश नहीं लगना या क्षुधा मांद्यता, ऐसे था। और ऐसी वजह से उसको खुद का जीना बराबर नहीं लग रहा था, मतलब एकदम बोलते हैं अपसेट था वो खुद के लाइफ से। और जब भी मल शुद्धि के लिए जाता था वो, मतलब मल विसर्जन के लिए जाता था, तब सबके बाद वो आधा पौना घंटा बैठता था। प्रवाहन युक्त होती थी और जो भी होती थी आजा शकृतवत होती थी और ब्लैक कलर का स्टूल आता था। और मल संचय का देह को आदत होने की वजह से, शरीर को आदत होने की वजह से आंत्र के तृणजलुका गति यानी पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के ऊपर उसका परिणाम हो चुका था। और हाँ, तो इसी और मलावरोध बहुत ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो बिल्कुल इनविजिबल हो चुके थे। इस वजह से मल का आगे सरकना, प्रोपल्शन, वो पूरी तरीके से बंद हो चुका था। इस वजह से कोष्ठ शुद्धि के लिए उसको बार बार इनिमा लेना पड़ता था। आप अगर लेट 9 के बाद ज्वाइन होंगे ना, तो मेरा ध्यान बार बार स्क्रीन की तरफ जाता है, एडमिट करना पड़ता है फिर मुझे बार बार। हाँ, अभी 8:55 को ज्वाइन करने का आगे सर। मल का आगे सरकना बंद हो गया, कोष्ठ शुद्धि के लिए वो बार बार इनिमा लेता था। और उसकी वजह से क्या होता था कि ऊपर ऊपर का जो गंदगी था, यानी जो विष्ठा थी, मल था, वो निकल जाता था। बट जो आंत्र में चिपका हुआ था, वो जो पुराण मल था, ओके, वो नहीं निकल रहा था। और ऐसे पढ़ने आंत्र में रहने की वजह से स्थिति स्थापकता ये इतना ही, मतलब कितना देर रुकना है ये उसको समझ में नहीं आता है मल को, ओके। तो ये कौन डिसाइड करेगा वहाँ पे रुकाना है? कौन फिजियोलॉजिकली कौन डिसाइड करेगा? अपन वायु। अपन वायु। और एनाटॉमी में मतलब ब्रेन, ब्रेन करेगा वो काम, ठीक है। तो
ऐसे वो मतलब वहाँ तक उसका ये होता है, तो स्थिति स्थापकत्व नहीं आता। ऐसे अवस्था में तेल का उपयोग करने के लिए बताया है। और वो कौन सा तेल है? अनुलोमन तेल। वो करने के पश्चात 8 दिन में ही उसका सुपरिणाम दिखने लगा। आगे उसको मलशुद्धि अच्छे से और रेग्युलराइज होने लगी। बद्धकोष्ठ तसेच बेचैन वृत्ती नाहीशी झाली। मतलब क्या? जो बेचैनी रहती थी उसको दिन भर, वो अभी चली गई और प्रकृति अच्छे से सुधर गई। इसका मतलब क्या है कि बेचैनी वृत्ति, अरति बोलते हैं ना हम लोग, अरति लक्षण, अश्रद्धा अरति, नहीं अश्रद्धा अरुचि चास्य अस्य वैरस्यता, वो रसवस्त्रोतो दृष्टि का लक्षण है। बट अरति, अरति ये जो है बेचैनी जिसको बोलते हैं, तो बहुत सारे व्याधियों में वो लक्षण मिलता है हमें। ठीक है, अरति। ठीक है, तो मानस भाव के ऊपर भी जाकर बद्धकोष्ठता कैसे ये करती है, ये भी हम लोग को ये केस से एग्जाम्पल मिलता है। समझ में आया कि उसका प्रॉब्लम क्या था? कॉन्स्टिपेशन तो था, बट उसका ये लेवल तक आ गया था कि मुझे अभी जीना ही नहीं है, ये इस चीज़ की वजह से। ऊपर से उसको अजय शकृतवत होती थी, बार बार प्रवाहन करना पड़ता था, बीच बीच में इनेमा लेता था, तभी वो जो आंत्र में, जो रेक्टम में था मल, वही निकलता था। बट जो थर्ड पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, डिसेंडिंग कोलॉन या ट्रांसवर्स कोलॉन में जो चिपका हुआ है, वहाँ का मल नहीं निकल रहा था, क्योंकि वो पुरान मल था और चिपका हुआ था, काठिन्यता आती है मल को। ठीक है, तो मानस भाव, मन ये मूर्त भाव बताया है। हाँ, भले वो हम लोग लोकेट नहीं कर सकते, बट शीर और तालु के बीच में रहता है ये मन। ठीक है, तो हृदय, सॉरी हृदय, एक हृदय यहाँ पे बताया है और एक यहाँ पे बताया। तो मन ये मूर्त भाव बताया है। और मूर्त यानी क्या? पृथ्वी। मूर्त यानी मूर्ति किससे बनती है? पत्थर से बनती है ना। मतलब मूर्त यानी जो दिखता है, जो एग्जिस्ट होता है, जिसको स्वरूप है। और इसीलिए आचार्यों ने मन के 2 गुण भी बताए हैं, अणुत्व और एकत्व। अणुत्व और एकत्व चरक सूत्र स्थान 8 में है, इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय में है इसका ये विवेचन और थोड़ा सा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये अगर उसके गुण बताए हैं, इसका मतलब वो एग्जिस्ट होता है, ये बताना था मुझे। ठीक है, और मन ये एकादश इंद्रिय भी है, कर्मेंद्रिय 5 उभयेंद्रिय, सॉरी 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 उभयेंद्रिय। मतलब वो कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञानेंद्रिय भी है। मतलब वो चीज़ है कि नहीं अंदर कहीं पे तो है, वो उसको आकर नहीं है, ऐसा नहीं है, आकर है उसको। ठीक है, तो वहां तक जाके भी कॉन्स्टिपेशन काम करता है, मतलब कॉन्स्टिपेशन का परिणाम होता है, और CLT वहां पे जाके भी काम करता है। ठीक है, बाद में यहाँ से क्या समझा हम लोग को? इस केस से मानस भाव के ऊपर भी जाके काम कर सकते हैं, इसीलिए OCD में काम कर सकता है, जो लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था अपस्मार और OCD का। ठीक है, 3 नंबर, थर्ड केस। एक रुग्ण का हिस्ट्री इस प्रकार है कि बहुत ज़्यादा कृश हुआ था शरीर, और ब्लैकिश या मतलब कृष्णवर्णी त्वक हो गए थे, और वीकनेस बहुत था, आइज संकन थी, और उसकी और ऊपर से ये क्या बोलते हैं, डार्क सर्कल ना, इसको डार्क सर्कल्स भी थे। और खुद जो रुग्ण था वो किसी के मतलब कोई भी एडिक्शन नहीं था बिल्कुल भी उसको, बट हमेशा उसको मतलब कुछ दिनों से रात में 10 बजे के बाद उसको आचके येऊ लागले, म्हणजे मैं यहाँ पे हिक्कप पकड़ रहा हूँ इसको, हिक्का। ठीक है, आचके येऊ लागले और आडवे न होता ताड़ बसून राहावे लागते। मतलब क्या कि अगर सुपाइन पोजीशन में चला गया हो तो वो बढ़ता था, तो उसको उठ के बैठना पड़ता था। तो इसीलिए मैं हिक्कप पकड़ रहा हूँ इसको। ठीक है, और सांस फूलती थी उसकी, मतलब डायफ्रामेटिक मूवमेंट्स ज़्यादा ये होते थे। ठीक है, उसके ऊपर कुछ भी उपचार नहीं चल रहा था, मतलब बहुत सारे वो कर रहा था उपचार, और जब सलाइन लेता था वो, क्योंकि वीकनेस था, तो एज यूजुअल वहाँ वो टाइम पे भी सलाइन लेते रहेंगे, NS DNS या RL का, उसकी एक मिनट ये क्या झालं, तो वो टाइम पे भी उसका इस तो थोड़ी दिन अच्छा रहता था, और फिर से वही तकलीफ होती थी उसको।
म्हणजे येते ना, दिसतं ना मी मीटिंग चालू आहे. मीटिंग चालू है? मेरा चालू है स्क्रीन सर, चालू है। डिम हो गया है इसके लिए. तो ऐसे ऐसे 45 डेज से चल रहा था. ठीक है, सॉरी 20 डेज से चल रहा था. और बीच में प्रकृति उसकी अच्छी रहती थी. फिर एक महीना अच्छा जाता था. और फिर से वही रिपीट होता था. इस वजह से खाना पीना जो था वो भी बंद हो चुका था उसका. बाद में हिक्कप्स और सांस फूलने का जो तकलीफ था वो होने के बाद एक लक्षण पेशेंट बताता कि रेडिश कलर ऑफ यूरिन होता था. ठीक है. अब जब उसका उदर परीक्षण किया गया तब मूत्रपिंड के ऊपर सूजन थी और उसके कंपैरिजन में यकृत और प्लीहा के ऊपर कम थी. और जब आंत्र चेक किया तब आंत्र की अवस्था बहुत कम थी, सॉरी कठिन थी. और उसका जो आया हुआ रुक्षता है वो जब तक कम नहीं होगी तब तक पेशेंट को अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे अप्पा जी ने बता दिया उनको. और अनुलोमन तेल तैयार करने के लिए कहा, जैसे लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था. और अब देखो, हाँ, अब आपको आंत्र और श्वसन औषधि गुगुल का आने वाले 3 केसेस में बहुत अच्छे से संबंध समझेगा कि श्व देना क्यों देना है. श्व ही दिया है तीनों केस में. क्यों दिया रहेगा श्व से क्या होगा? आप महाभूत की वृद्धि होगी। आप महाभूत क्या करने का? आप महाभूत की वृद्धि करेगा वो मूत्रपिंड के ऊपर जाके काम करेगा ना. तो सर यूरिन रेड कलर का हो रहा है ना, तो सर उसमें और सर वो आंत्र की शुष्कता भी दूर करेगा और अपान वायु और समान वायु दोनों पे काम करेगा. इसलिए ना कि सिर्फ मूत्रपिंड पे बल्कि पक्वाशय पे भी काम करेगा. इसलिए जो मल की शुष्कता हुई है उसे दूर करने के लिए आई थिंक. बरोबर आंसर जी. तो क्या है, बट थोड़ा सा मैं और थोड़ा डीप जाता हूँ ये कंसेप्ट में. सबसे पहले ना आंतरिक की उत्पत्ति नहीं भूलना. मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? आंत्र गुदबस्ती देहिना, है ना. मतलब क्या, वो जो श्लोक है कफदोष और रक्त धातु, इसका जो प्रसाद भाग है उससे आंत्र बना. आंत्र भी बना है, गुद भी बना है और बस्ती भी बना. ठीक है. ये तीनों भी कफ दोष और रक्त धातु का जो टॉप मटेरियल है, टॉप क्वालिटी मटेरियल, उससे बना. अब कफ दोष का पांचोदिक संगठन क्या है? पृथ्वी प्लस आत्मा. तो ये देंगे कब हम लोग, वो भी इम्पोर्टेंट है ना. गोक्षरादि गुगुल अगर मैं रहूँगा ना तो मैं 4 बार देता शायद. मतलब मैं 10 और 2 बजे भी देता सामान को करेक्ट करने के लिए. यानी पित्त दोष में या तेज महाभूत का जो रुक्ष गुण है, उष्ण और रुक्ष गुण, उसको अपोज करने के लिए. और अपन काल में भी देता क्योंकि अभी कंडीशन थोड़ा अलग थी, लाल रंग का. और जब मैं ये बोल रहा हूँ कि उसको सांस फूलते थे. सांस फूलती है मतलब क्या होता है, क्या लगता है आपको? उन्होंने मूत्रपिंड की चिकित्सा क्यों की रहेगी? क्योंकि 2 लक्षण दिख रहे हैं आपको, हिक्कप्स और सांस फूलना यानी श्वासकृच्छता. पूजा मैडम सांगा. अच्छा पूजा मैडम बताओ. फुफ्फुस के ऊपर काम करने के लिए सर, रक्तफेन समुद्भव फुफ्फुस है ना. तो जैसे ही मूत्रपिंड का कार्य विक्षिप्त होगा तो वाइस वर्सा फुफ्फुस का कार्य भी विक्षिप्त होगा, क्योंकि आर्द्रता नहीं है. शुष्कता की वजह से जो आर्द्रता चाहिए फुफ्फुस में नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए वो रिड्यूस होगी. आशा मैडम एकदम आज फॉर्म में. अरे थैंक यू सर. बहुत बढ़िया लगता है ऐसा आंसर है. हाँ, तो हम लोग ने आप मेन पांचोदिक में से है काफ़ी लोग, या हम लोग बार बार ये संप्राप्ति बोलते हैं कि मूत्रपिंड का कास, श्वास, है ना. तो आगे है ना 32 लक्षण उसके, तो उसमें से ये वाली संप्राप्ति है. इसीलिए वहाँ पे उन्होंने श्व ये किया, देखो. ठीक है. अप्पा जी है ना, वो उनको पिन पॉइंट ट्रीटमेंट चाहिए. हम लोग के जैसा 3 दिन मेडिसिन नहीं देंगे वो. ठीक है. तो
बताना ये था मुझे कि वो भी एक रीज़न था, क्योंकि यहाँ पे हिक्का और श्वास चरक चिकित्सा सन 17 हिक्का श्वास चिकित्सा अध्याय, तो उसमें क्या है कि वो आमाशय समुद्भव बोला है। अब आमाशय भी क्या आता है, कफदोष का स्थान है ना, ठीक है। आमाशय ये कफदोष का स्थान, आमाशय विशेषता उरस्थान विशेषता है ना, तो आमाशय ये इसका स्थान है कफदोष का। तो वहाँ पे भी पृथ्वी प्लस आप महाभूत अभी ये जो सांस फूल रही थी हिक्कप, तो ये डायफ्रामेटिक मूवमेंट्स की वजह से ही होता है, या इसकी वजह से। उसके बाद ये यूरिन का कलर रेड आ रहा है, मतलब वो प्राइमरी कंडीशन नहीं, ठीक है। मतलब हम लोग को उपद्रव पहले दिखा, बाद में हम लोग को मेन जो मूत्रपिंड है, तो मूत्रपिंड का काम क्या है, समानवयी का जो विवेचन कर्म है वो करवाना, ठीक है। सेकेंड थिंग और एक यहाँ पे डिटेल में ये है कि मेद धातु का जो कर्म है स्नेह स्वेद दृढ़ता, ठीक है। तो स्नेहन स्वेदन और दृढ़ी, अब स्वेदन करने के लिए भी आपको जल तो लगेगा, ठीक है, जल तो लगेगा, ठीक है। स्नेहन तो ठीक है जल से ही होगा, बट स्वेदन के लिए भी आपको जल लगेगा। कोई भी इससे स्वेदन करना है तो निरग्नि स्वेद भी रहता है, नो डाउट, बट अगर मूत्रपिंड का देखना है तो अनग्नि स्वेद नहीं चलेगा वहाँ पर, क्या बोलते हैं, मतलब जलयुक्त लगेगा वहाँ पे स्वेदन, ठीक है। मतलब वहाँ पे भी मूत्रपिंड में भी आप महाभूत चाहिए, तो स्नेहन स्वेदन करे ताकि वो यूरिन का जो कलर चेंज हो रहा है वो अच्छे से हो सके। रक्त फेन प्रभावित फुफ्फुस के लिए भी द्रवता चाहिए ऊपर, ताकि वो हिक्का और श्वास ना लगे। और शरीर का मतलब जो वात दोष बढ़ा हुआ है, क्योंकि शरीर क्या है, कार्शकाष्णत्व है, मतलब कृश भी हुआ है शरीर, यहाँ पे मराठी में लिखा है की शरीर रोड झालेले असून त्यावरती काळसरपणा आलेला होता, मतलब कृष्णता भी है प्लस ये कार्ष्ण्यता भी है, कार्श्यता और कार्ष्ण्यता दोनों भी। तो वात दोष को भी दूर करना है, मतलब वृक्ष गुण से ही संप्राप्ति घट रही है, तो स्निग्ध गुण बढ़ाना है। इस वजह से गोक्षुरादि गुगुल दिया है, इन सारे सिम्टम्स और संप्राप्ति को ध्यान में रखकर दिया है। जैसे मूत्रपिंड को दिया है, मतलब क्या किया है कि मूत्र द्वारा विजातीय घटकों का निर्हरण होगा, और मेद धातु को देखना है तो मूत्रपिंड की तरफ हम लोग को थोड़ा सा नजर रखना पड़ता है, क्योंकि रक्त मेद प्रसादात रुक्क, ओके। तो रक्त धातु का जो उष्ण गुण बढ़ा होगा, अनुष्ण गुण, उष्ण गुण में जो परिवर्तित है वो आप महाभूत की वजह से बैलेंस हो जाएगा। फिर जो ऊपर संप्राप्ति हो रही है रक्त फेन प्रभावित फुफ्फुस में, जहाँ पे फेन कम हो रहा है वहाँ पे फेन भी मिलेगा। जैसे मूत्रपिंड का स्नेहन अच्छे से हो जाएगा तो सार्वधिक स्नेहन भी अच्छे से हो जाएगा, और फिर आपको आगे वो संप्राप्ति ये होगी, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, मैं समझ लेना, पर थोड़ा डिटेल है। अब पढ़ते वक्त तो अपने को नहीं समझेगा कि ये एंगल से सोचा होगा, ओके, बट हम लोग को पढ़ना पड़ेगा और डिकोड करना पड़ेगा, ठीक है। बरोबर है ना सोनिया, पूजा मैडम, आपका है क्या? यस सर। येस सर. पूजा मॅडम काय सांगायचं का तुम्हाला? मनीषा आपल्या मंजिरी मॅडम कुठे आहेत? मंजिरी आहेत का? आहे सर. हां मॅडम काय सांगायचं तुम्हाला याच्यात दुसरा? नाही सर, इथे प्राणवायूचा पण विचार करायला लागेल ना आपल्याला, म्हणजे उरस्थानाचा जेव्हा विचार करतोय आपण. आता प्राणवायूमध्ये पण वायू प्लस आत्मा होतच. सेम सेम सेम. नाही म्हणजे तुम्ही हे सांगितलं हे बरोबर आहे, फक्त तिथे प्राणाचा उल्लेख पण, कारण हे उरस्थान पण आलं आणि हे पण आलं, आपले हिक्का आणि या गोष्टी पण आल्या. येस सर, बाकी मस्तच. ठीक है, अभी देखते हैं आगे, ठीक है। वो भी एंगल आ गया देखो आपको इसमें ऐड, ठीक है। हाँ, अब मूत्रपिंड के ऊपर कार्य करने के लिए गोक्षुरादि गुगुल दिया, बट उसके पीछे इतने सारे एंगल्स थे। अब आगे आते हैं कॉन्स्टिपेशन की तरफ। तेल तैयार करने का विधि बताया गया पेशेंट को, और वही तेल में, अब देखो आप ये सोच रहे थे ना कि पेशेंट को एडवाइस कैसे करना है, आपा जी ने देखो दिया है यहाँ पे थोड़ा हम लोग को एक क्या बोल रहे हैं रास्ता दिया है कि जो हम लोग नॉर्मल तेल यूज़ करते हैं उससे अच्छा, नहीं तो वैसे भी हम लोग ग्राउंडनट ऑयल ही यूज़ करते हैं महाराष्ट्र में, तो सनफ्लावर ऑयल नहीं तो ग्राउंडनट ऑयल यूज़ करते हैं। तो रूपक जी आपके यहाँ पे कौन सा तेल यूज़ करते हैं? सरसों का? सरसों का।
ग्राउंड नट ऑयल नहीं यूज करते क्या वहाँ पे? अच्छा ठीक है, बट आप सर ये बता सकते हो? 10 दिन से ढूंढ रहा हूँ सर, मिला नहीं ग्राउंड नट ऑयल यहाँ पे। बाप रे, बाप। ऑनलाइन ढूंढ रहा हूँ, ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा अब। बट ये कोल्ड प्रेस ऑयल लेना है, ठीक है। ठीक है। ये रिफाइंड ऑयल लेना ही नहीं आपने, ठीक जाएगा महंगा, बट सर महंगा बेचो। सर एक बोलू हाँ सर आपले आप्पाजी होते महाराष्ट्रामध्ये यस त्यांनी त्या देशाचा विचार करून जर का समझा शेंगदाणा उस देश का विचार करके अप्पाजी ने शेंगदाणा तेल यानी कि ग्राउंडनट ऑयल बोला है, लेकिन अगर पंजाब में हम विचार करेंगे तभी हमको ग्राउंडनट ऑयल ही यूज करना है या वहां का ऑयल यूज करके ज्यादा रिजल्ट दिखेंगे सर? नहीं क्योंकि संप्राप्ति वैसे घटित होगी ना। नहीं, क्या है ना वहाँ पे ठंड भी ज्यादा रहती है ना सर। अब क्या यहाँ पे हम्म। होता है सर, हाँ जी सर, टेम्परेचर ठंड भी ज्यादा सर, गर्मी भी बहुत ज्यादा है। गर्मी भी ज्यादा है ना। तो हम्म। क्या है ना, भारत ये ठीक है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बट तभी भी आई विल सजेस्ट कि गो विद द CLT में जो ग्राउंडनट ऑयल है उसी के साथ जाना है, क्योंकि उसमें पार्थिवत्व है। सरसों का पेड़ कितना आता है, पौधा कितना ऊपर आता है, काजुल के वगैरह इसमें देखा था मैंने। आज 4 फुट तक आ जाए, 4 4 साढ़े 4 फुट तक। चलेगा ना, हम्म। मतलब थोड़ा नहीं, ऊपर ही उष्णत्व तो है उसमें बहुत ज्यादा, लेकिन वही काम करेगा क्या वहां पे, वहां के देश के अनुसार, ऐसे मुझे अभी लगा। ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा सर वहाँ पे। हाँ हाँ, वहां क्योंकि पे अप्पा जी ने तो महाराष्ट्र ही यूज करके ध्यान में रख के बनाया होगा शायद। सर्दियों में तो कर सकते हैं सरसों का तेल, लेकिन गर्मियों में नहीं हो कर पाएंगे। करेक्ट करेक्ट। हाँ सर, क्योंकि सरफेस वाइज भी उसमें पार्थिवता कम होगी कंपेयर टू ग्राउंडनट। आप उसका साइज भी देखिए, और जितना नीचे ग्राउंडनट जाता है ना उतना सरसों आई डोंट थिंक के जाता है, मुझे पता नहीं उसको नहीं कैसे उगाते हैं। हम लोग सरसों तो को तो ऊपर से ऊपर पार्थिव, आता है। ये सिर्फ हाँ तो देखा ये है, पार्थिव तो हीरोइन कम नाम रहेगा तो आते उसमें। हैं ना, शाहरुख खान। हाँ सिर्फ वहीं पे देखा है सरसों का खेत। हाँ तो सर वही ना, वो फूल ऊपर रहते हैं, वहीं से आता है ना वहीं सरसों से के आता दाने। है, वहीं से और आता है, ग्राउंडनट तो नीचे होता है, मतलब जमीन के उसकी अंदर। हाइट भी कम, जमीन के अंदर, तो पार्थिवत्व तो ग्राउंडनट में ज्यादा रहेगा। तो यस, ठीक है कि आप सर्दियों में यूज कर सकते हैं, मुझे गर्मी लगता है में नहीं कि कर हम सकते। लोग फिलहाल है ना आपा जी के थॉट प्रोसेस से जाएंगे, ठीक है। सर्दियों में क्या करना है वो देखेंगे तब के तब, ठीक है। अभी आते फिर से रिटर्न। तो हाँ, तो जैसे तेल बनाने के लिए बोले तो वही आटे में, जो आटा गूंद रहे हैं आप, तो उसी में तेल डालना है, यही तेल CLT। और मतलब महाराष्ट्र में तो चल जाएगा ये वाला ट्रिक, तो समझेगा नहीं लोगों को, ठीक है। तो रात में लेने के पश्चात, सॉरी, तेल पेट में जाने के बाद, रात में 10 बजे के बाद जो हिक्कप्स आते थे उसको, वो नहीं आए। उसके बाद निद्रा भी अच्छे से आई। 5-6 दिन बार बार तेल लेने के पश्चात रुग्ण को एनिमा लेने के लिए कहा, ठीक है। अब ये इसका CLT का होना चाहिए मेरे ख्याल से, हाँ, क्योंकि उन्होंने खड़े मतलब मलवटक बाहर आया ऐसे लिखा है। मलवटक तेल से ही आते हैं, निरुआ से नहीं आते कभी। निरुआ में ऐसा डिस्पर्स होके आता है, इसलिए हम लोग कभी भी, अब देखो कोई भी योग बस्ती क्रम रहेगा ना, तो स्टार्टिंग और एंड तेल से देखो। स्टार्टिंग तेल से क्यों है पता है क्या? जो मल है ना वहाँ पे, उसको स्निग्धता आनी चाहिए और वो छूटना चाहिए। जब वो तीसरे दिन विलोडने द्रवा से जाएगा काढ़ा, तो उसमें तेल नहीं है ऐसा नहीं है, उसमें भी तेल है बट क्वांटिटी कम है, बराबर। तो उसमें जलम आहूत मतलब क्लेदन करना ये काम है उसमें, और अनुवासन बस्ती में स्नेहन करना ये काम है। तो स्निग्ध गुण के 2 प्रकार है, स्नेहन और क्लेदन, ठीक है। तो ये 2 पद्धति से काम करता है स्निग्ध गुण, हाँ, क्लेदन और स्नेहन। तो क्लीनता करना ये इसका काम है निरुआ बस्ती का। और ये क्या मतलब विलोडने द्रवा से वो जाएगा, फिर जो छूटा हुआ मल है वो डिस्पर्स होके बाहर आएगा। मलवटक निरुआ बस्ती से मोस्टली तो नहीं आते हुए देखे मैंने क्लिनिक में। पेशेंट कभी बोलते नहीं कि ऐसे आया है बाहर। एक मिनट का। ठीक है, मैंने तो कभी देखा नहीं है, ठीक है। तो मलवटक आते तो मतलब CLT का ही इनिमा रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पे मलवटक बहुत ज़्यादा है। दूसरे दिन मॉर्निंग में उसको थोड़ा सा फिर से चोक लगा, वहाँ पे उस प्रदेश में अवरोध लगा एनस के यहाँ पे। तो दूसरे दिन 2 बजे वैसे ही हुआ,
बाद में औषधि योजना वैसे ही चालू थी। फिर से 2 दिन के बाद इनिमा लेने के लिए कहा। उसके बाद मलवटक फिर से आए बाहर। बाद में सुबह लेने के लिए यकृत पे कार्य करने के लिए आरोग्यवर्धिनी दिया। अब यहाँ पे आरोग्यवर्धिनी का काम क्या है कि कुटकी जो है उसमें हम लोग की जो आरोग्यवर्धिनी रहती है वो सप्तभावित कुटकी की, हम लोग की मतलब पांचभौतिक चिकित्सा पद्धति में जो यूज़ करते हैं वो सप्तभावित कुटकी की, और बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर का रहता है आरोग्यवर्धिनी। तो ये आरोग्यवर्धिनी दिया। रात में नींद अच्छे से लगी, मलशुद्धि होने लगी, परंतु अभी भी उसका जो ब्लैक कलर था स्टूल का वो वैसे ही था। मेडिसिन वैसे ही चालू रखा। आंत्र में सुधारना होने लगी। आंत्र में सुधारना होने लगी मतलब क्या कि आंत्र का जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो रिगेन हो रहा था, ठीक है। बाद में वात धरण्याचे प्रमाण ही कमी होऊ लागले, मतलब जो अपनवायू की प्रवृत्ति वो भी कम होने लगी। जो शरीर के ऊपर कृष्णता आई थी, कार्ष्ण्यता आई थी, वो पहले के हिसाब से बहुत कम हो गई। मलशुद्धि सुबह साफ होने लगी। बीच में कोई दिन अगर इनिमा लिया जाता है तो अभी भी मलवटक बाहर आते हैं। इतपत बरे वाटाव्यास लागल्याने रोगी गावाला निघून गेला। मतलब वो गाँव फिर यहाँ तक जैसे उसको अच्छा लगा कि कार्ष्णता कम हो गई, मल प्रवृत्ति अच्छे से हो रही है, उसके बाद वो अपने अपने गाँव निकल गया, ठीक है। मतलब तीव्र पहले भी हम लोग ने केस देखा था कि कॉन्स्टिपेशन और आपको अगर दिख रहा है, मतलब शरीर सूख रहा है, गुल्म तो छोड़ दो, अभी गुल्म के बारे में छोड़ ही दो। कोई पेशेंट आता है तीव्र कॉन्स्टिपेशन लेकर और ये शरीर में कार्ष्ण्यत्व है तो आपको CLT देना है, ये याद रखना। और आरोग्यवर्धिनी देखे ना, मतलब जब वो पूरा साफ नहीं हो रहा था तब जाके दिए, तो आरोग्यवर्धिनी भी रुक्षता बढ़ा सकती है क्योंकि उसमें TA में भी रहता है, सब रुक्ष है उसमें, ठीक है, कुछ भी स्निग्ध नहीं है। बट वो सिर्फ कुटकी की वजह से दिया गया है, सप्तभावित कुटकी की वजह से, ठीक है। 4th नंबर केस। अब स्टार्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये जो रुग्ण था वो बहुत दिन से बीमार था, बट उसका एक विशेष लक्षण था, हर आधे घंटे के बाद उसको मूत्र विसर्जन के लिए जाना पड़ता था। और जब भी जाता था तब थोड़ा ही मूत्र विसर्जन होता था। मूत्र की क्वांटिटी बहुत कम थी। कलर तो लाल था बट लू लगने जैसा कुछ नहीं था। मतलब हम लोग जो बोलते हैं कि गर्म या उष्ण या सदाह मूत्र प्रवृत्ति, ये वाला लक्षण नहीं था, ठीक है। मूत्राल्पता थी बट ये नहीं था, और कलर भी लाल था बट ये नहीं था, क्या बोलते हैं, सदाह मूत्र प्रवृत्ति नहीं थी। वीकनेस बहुत ज़्यादा था। और जब आपा जी मिलने गए तब तो वो बेड रिडन था पेशेंट। हाँ, तो जब उधर परीक्षण किया गया तो शोथ पाया गया वहाँ पे, यानी पीड़नसत्व पाया गया। और पेशेंट ने कंप्लेंट किया कि बीच बीच में पेट में वायु का गोला यहाँ वहाँ घूमता है और बस्ती के आसपास घूमता है, और ऐसा रुग्ण का कथन था। और आंत्र में अभी देखो उसकी संप्रप्ति आप मैकेनिकल कॉज यहाँ पे एक्सप्लेन किया है पेशेंट को। मैकेनिकल कॉज, व्हाट इज द मैकेनिकल कॉज कि आंत्र में मलवटक बहुत होने की वजह से वायु की अनुलोमन गति जो थी वो बिगड़ी हुई थी, और मलवटक के दाब की वजह से, बस्ती के ऊपर प्रेशराइज होने की वजह से बस्ती को विस्फारण यानी यूरिन को लेना, तब वो थोड़ा थोड़ा फैल जाती है, वो लेने के लिए जगह ही नहीं थी क्योंकि वो प्रेशराइज थी, ऑलरेडी कंप्रेस थी मलवटक की वजह से। रेक्टम का प्रेशर ब्लैडर के ऊपर आ रहा था, ठीक है, और रेक्टम में मलवटक थे बहुत ज़्यादा, उसका कंप्रेस थी वो ब्लैडर। तो जब भी थोड़ा भी यूरिन वहाँ पे आता था तो वो तुरंत ही मूत्र प्रवृत्ति उसको हो जाती थी। तो इसके लिए क्या किया कि प्रथम मूत्र विरेचन के लिए घोक्षुर आदि गुगुल यानी श्वरनवश आदि गुगुल दिया। अब उसमें क्या किया आपा जी ने, थोड़ा सा चालाकी की है। क्या किया, महामृत्युंजय रस डालकर वो दिया हर 2 घंटे में। अब देखो महामृत्युंजय रस जो है ना, ये जयपाल का कल्प है, जयपाल का। जयपाल क्या करेगा, जयपाल क्या करता है, विरेचन करता है ना। तो यहाँ पे अलग से नहीं दिया है, थोड़ा मुझे उसके ऊपर सोचना पड़ेगा कि अलग से क्यों नहीं दिया है ये। मतलब वो सुबह 6 बजे दे सकते थे आपा जी महामृत्युंजय रस यकृत के लिए, बट यहाँ पे श्व के
पूड़ियों में दिया है वो, अपन काल में दिया है शायद, सॉरी हर 2 घंटे के बाद दिया है, इसीलिए शायद नहीं दिया होगा। तो महामृत्युंजय रस हर 2 घंटे के बाद लेना है श्व के साथ। तो ये जायफल का कल्प है। तो जायफल हम लोग विरेचन बोलते हैं, बट विरेचन व्हाट डज मीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विरेचन? विशेष रेचना है ना। और रेचन का अगर आप मीनिंग देखेंगे ना ग्रंथ में, तो ऊर्ध्व से भी जो मतलब शारंग्र संहिता में जो लिखा है, ऊर्ध्व से भी जो बाहर निकलता है ना और नीचे से भी जो बाहर निकलता है, उसके लिए रेचन शब्द है, रेचन। वमन ये शब्द स्पेसिफिक है, बट रेचन ये शब्द दोनों तरफ से जो बाहर निकलता है उसी के लिए। और विरेचन मतलब स्पेसिफिकली नीचे से निकलना, रेचन मतलब बाहर निकलना, ठीक है। और मराठी में भी रेच ये शब्द है, गाव साइड में रेच होते हैं, रेच लागतात, ऐसा वर्ड आता है गाव साइड में, कोकण साइड में। तो हाँ, तो मैं ये बता रहा तो महामृत्युंजय रस से होगा क्या? तो विरेचन होने वाला है, तो मलवटक तो बाहर निकलेंगे, और क्या होगा? अपन की गति बढ़ेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? अपन की गति बढ़ेगी। क्यों अपन की गति बढ़ेगी? तो मूत्र विसर्जन भी अच्छे से हो जाएगा। मलवटक जैसे बाहर निकल जाएंगे तो मूत्र विसर्जन मतलब ब्लैडर फुल होकर अपना जो साइज है वो रिटेन करेगी या रीगेन करेगी, क्योंकि मलवटक वहां पे रहेंगे नहीं, तो यूरिन फ्लो भी अच्छे से होगा उसका। समझा? सर और महामृत्युंजय रस की मात्रा, क्योंकि प्रमेय में भी आया है सर, लक्ष्मी नारायण रस के साथ यस महामृत्युंजय रस। यस, ये हम्म ज्वरक नहीं हो गई है। इसके साथ तो उसकी टंकन भी मात्रा होता है। सर, टंकन 1/4, हाँ टंकन भी आया है उसमें। टंकन भी सारक है, श्लेष्म सारक है। हाँ, ऐसा तो नहीं उसकी होता। मात्रा क्या देनी होगी सर? अभी तो फिलहाल तो मैं तो यूज नहीं करता हूँ, बट ये पावगुंज बताइए, मतलब जो कितना आएगा 125 डिवाइडेड बाय 4 कितना आता है? 30 मिलीग्राम आएगा ये, 30। बहुत ही थोड़ा सा। एक ठीक है सरसप ठीक है। का, एक सरसप है ना आपका, वो 125 हम्म का रहता है, 125 ओके, mg वो राइट राइट। एक चौथाई सरसप की, एक 1/4 सरसप लेंगे, ठीक है। अच्छा, ओके सर। ये ज्वरग्न योग में तो ऐसे ही है, 1/4 है वो, ठीक है। तो बाद में ये पुड़िया पेट में जाने के बाद मूत्र का प्रमाण थोड़ा सा बढ़ गया। ये क्यों बढ़ा है पता है ना? मलवटक बाहर निकल गया इसकी वजह से। और शिव तो दिया ही था वैसे भी, औषध फिर से वैसे ही दिया। 2 दिन औषध लेने के पश्चात रुग्ण को सुबह 2 मतलब पहले मूत्र प्रवृत्ति अच्छी हुई, बाद में ये मलवटक अच्छे से 2 मलवटक आ गए बाहर। और जैसे ही वो दिखा वैसे ही इनिमा देने के लिए कहा। अब आप थोड़ा सोचो, बार बार देखो, लास्ट वाले केस में भी उन्होंने दिया था, CLT ऑयल कंटिन्यू दिया, फिर थोड़ा सा मोशन पास हुआ, फिर डायरेक्टली उन्होंने क्या बोला कि इनिमा दिया, फिर 2 दिन मेडिसिन दिया, फिर जब थोड़ा सा और अच्छे से मल प्रवृत्ति साफ हो गई, फिर उन्होंने क्या किया, फिर से आरोग्य इनिमा, वचन। है ना, ऐसे था। तो ये क्या है कि वहाँ से बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब अभी अपन ये हो गया है, अनुलोमित हो गया है, तो उसको स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव या क्या क्या कह सकते हैं कि अपन को टॉप लेवल का, मतलब जो उसकी जो पोटेंसी है, जो जो निष्क्रमण होना चाहिए उसका, जो फोर्स से, तो वो देने के लिए वहाँ पे इनिमा दिया गया है, ठीक है, विथ स्निग्धता, ठीक है, क्योंकि नेरुआ तो ऐसे लिखा नहीं है यहाँ पे, तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि ये CLT का ही है, CLT का, ठीक है। तो इनिमा देने के बाद वो फिर से 7-8 मलवटक हो गए, फिर पेट थोड़ा सा अच्छा एम्प्टी होने के बाद रुग्ण को फ्रेशनेस लगने लगा, मूत्र का प्रमाण बढ़कर लालिमा कम हो गया, मतलब जो रेडिश कलर था, रेडिश टिश्यू कम हो गए। तो मल का ये मलवटक पूर्णपणे निघून जावे, यानी मलवटक पूरी तरीके से निकलने के लिए अनुलोमन तेल तैयार करने की विधि बताई गई, और वो तैयार होकर रुग्ण लेने लगा। 2 दिन लेने के पश्चात फिर से रुग्ण को इनिमा दिया। देखो, इनिमा देने के पश्चात पाणी परत बाहेर येत असता, हाँ ये यहाँ पे नीरू है, ये नीरू है, यहाँ पे तो नीरू है 101, क्योंकि पानी बाहर आते वक्त उस पानी के साथ साथ
कुछ तो गर्म बाहर आ रहा है ऐसे रुग्ण को समझ रहा था, उस टाइम भी थोड़े से मलवटक आ गए बाहर, और बाद में दोन्ही वेळा थोडे थोडे जेवण ही गेले, मतलब क्षुधा वृद्धि हो गई पेशेंट की, और उसके बाद मलवटक कम होने के पश्चात रुग्ण को ये मूत्र विसर्जन अच्छे से होने लगा, मूत्र का लालिमा भी कम हो गया और उसकी प्रकृति सुधर गई। अभी ना थोड़ा 32 नंबर का चैप्टर पे आइए, 32 नंबर का चैप्टर, पेज नंबर 351 पे आइए। है क्या आपके पास ये वाला बुक? सर गुल्मों में अग्निमांद्य बहुत होता है, फिर CLT ऑयल का एनिमा दे सकते हैं हम उसमें भी अग्निमांद्य में? हाँ, क्यों नहीं ओके। दे? देखो अग्निमांद्य में हम ऑयल का एनिमा देते नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो हम लोग का ये गुल्मा हुआ क्यों है? मलवटक तीव्र हो चुके हैं, वायु को संचरण के लिए जगह नहीं है। इसके लिए मैंने बोला था, देखो स्टार्टिंग में ना ये अपना जब स्टार्ट हुआ था, मैं थोड़ा सा आपको एक ये करता हूँ, क्वेश्चन अच्छा पूछा इसके लिए। गुल्मा अभी ये जो स्टार्टिंग है प्रकरण, मतलब गुल्मा के नीचे जो फर्स्ट पेज है गुल्मा का इंट्रोडक्शन, देखो हा गुल्मा हा आंत्रामध्ये उत्पन्न होणारा व्याधी असून तो आपानाच्या कक्षेतच येतो। पंचमहाभूतांपैकी वायू या महाभूताच्या गुणधर्माची यात वाढ झालेली असते। लघु आणि स्थूलांतराच्या संधी भागापासून आपानाच्या क्षेत्राला सुरुवात होते असे म्हटले तरी चालेल। समान वायूने अन्नाचे विभाजन केल्यानंतर वरील संधी भागापर्यंत अन्नाला पोहोचवणे हे त्याचे कार्य आपण पाहतो। परंतु थोडा विचार केल्यास हा मोठ्या अंतराचा पहिला भाग म्हणजे समान वायूची थोडीशी कक्षा येतेच। दोघांच्या सानिध्याचा तो भाग आहे। गुल्म म्हणजे गाठ। तो ये एक्सप्लेनेशन से आपको क्या समझ रहा है? व्याधि की जो उत्पत्ति है ना वो आंत्र में है। समान थोड़ा सा दिख रहा है वहां पे, बट अपन के ऊपर आपको काम करना है, क्योंकि मलवटक ओके। क्लियर करेंगे ना तो तुरंत ही आपका ये हो जाएगा। जैसे ये पेशेंट में हुआ, ओके सर। क्लियर होगा ना तो वायवग्नि धारण जो करके रखा था तो सामान अच्छे से काम करने लगे, क्योंकि मल संचय जाने के मतलब जो मलवटक थे वहां से जाने के पश्चात जो नया वाला मल है, धातुगत हो या कोई भी हो, वो वहां पे आएगा भी, पुरुष आंत्र में आएगा, पुरुष के माध्यम से सार्किट विभाजन फिर बराबर होने लगेगा। अगर नीचे सपोज आपके डस्टबिन में ऑलरेडी कचरा है, आप कचरा तो साफ कर रहे हो बट आप डाल नहीं सकते हो ना, क्योंकि वो एकदम खचाखच भर चुका है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वो कचरा एम्प्टी करना पड़ेगा, मतलब डस्टबिन एम्प्टी करना पड़ेगा, फिर आप उसमें डाल सकते हो। तो यही काम कर रहे हैं हम लोग। इसीलिए कॉन्स्टिपेशन ये दिक्कत वाला बीमारी है वो, लक्षण नहीं है मलावृत, ठीक है। बट ओके कॉन्स्टिपेशन की वजह से अग्निमांद्य आ रहा है। ओके सर ओके। सीएलटी का काल क्या होगा, किस समय देना है और कितना देना है? अपन काल में ही है, अपन काल में ही 5 दिन। प्रथम कवल मात्र भुक्त, यानी एक तो खाने के पहले निवाले के साथ दे दो, नहीं तो फिर इसके साथ दे दो। और कितना ml? 5 नहीं तो 10 ml। अभी तीव्र कॉन्स्टिपेशन जब आता है मेरे पास तो मैं कैसे करता हूँ, नाश्ते के बाद पहले भी देता हूँ, खाने के पहले भी देता हूँ, दोपहर खाने के पहले, और रात के खाने से पहले 2 चम्मच देता हूँ, मतलब 1-1-2 ऐसे देता हूँ, अच्छा। ऐसे। और आपको ये भी देखना पड़ता है ना ऋतु क्या चालू है। अभी मुंबई में 40 डिग्रीज बोला है, यहाँ पे मुंबई में 40 डिग्रीज, मतलब बाहर का तो सोचना ही नहीं मुझे, बाहर क्या टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ये कर सकते हैं। हाँ मैं ये बोल रहा था 30 पेज नंबर 351 पे आओ, क्या बता रहा था मैं, 7 नंबर का लक्षण दे दो, 7 नंबर का क्या लिखा है मनीषा मैडम? मलशुद्धि साफ नहीं हो रही सर। 16 नंबर का, सॉरी हाँ 16 नंबर का देखो, मूत्र विसर्जनाचा मतलब एक आवरून 13 धरल्यास नंबर का देखो, शुदा मान्य 13 नंबर। सुद्धा मांडा. बाद में 21 नंबर का पोटगच्च वाटतं आना, ठीक है। बाद में 29 नंबर सर। फर्स्ट केस देखा था हम लोग ने, आपस मतलब आपसमार का एक्सप्लेनेशन जहाँ पे दिया था, या आपसमार का आपाजी का केस था वो फर्स्ट केस, तो उसमें देखो विषांचे प्रमाण वाढलं झटका येतो, हाँ ये भी एक लक्षण आहे, ठीक है। 25 नंबर का दर 8 दिवसांनी डोकेदुखी भयंकर उठून झोपेचे मान बिघडून लघवी मात्रा कमी होते, मतलब मूत्र अल्पता आती है। हाँ हाँ एक मिनट, मोस्ट इम्पॉर्टंट,
मूत्रपिंड की या समन्वय की चिकित्सा क्यों करनी है ओसीडी में, इसका देखो 27 नंबर का देखो लक्षण 27। एक भ्रम। कुछ भी काम करते हैं वो किया या नहीं किया इसके बारे में संशय उत्पन्न होता है, ये किसका लक्षण है? भ्रम, हाँ। ओसीडी का लक्षण है। किया है कि नहीं किया, ये याद रहना। वो पोटात गुब्बारा धरतो, पेट फूला हुआ लगता है। 30 नंबर का लक्षण क्या है? मूत्राल्पता होकर यूरिन ड्रिबलिंग यूरिन स्टार्ट हो जाती है, इस वजह से शौच को ऊपर ऊपर जाना पड़ता है, मतलब मल प्रवृत्ति के वेग बढ़ते हैं। ठीक है। बाद में 31 नंबर का लक्षण क्या है की पेट में खडे सॉरी पोटात खडे झाले म्हणजे मूत्रोत्पत्ती अडकत होते, म्हणजे काय मलटक जब ये हो जाते हैं तब भी मूत्रोत्पत्ति ड्रिबलिंग हो जाती है। समझ में आया बात? ये सारे लक्षण है ना, ये सारे लक्षण कॉन्स्टिपेशन के ही है, बट ये मूत्रपिंड दृष्टि में आए हैं क्योंकि उसका एक प्रधान कारण है, मैं बताता हूँ। मेद का काम क्या है? स्नेहन। श्रेष्ठ कर्म क्या है? स्नेहन। अब अस्थि का क्या है? धारण है। बट ये अस्थि का कंपोजिशन, अस्थि धारण कब होती है? जब मज्जा का पूरण होता है। पूरण है ये होता है। अब मेद अस्थि से वो स्नेहन नहीं मांग सकता, स्निग्धता। कौन? मज्जा। बराबर है? स्निग्ध गुण मांग नहीं सकता ना, क्योंकि अस्थि तो खर है। अस्थि खर है ना, या वृक्ष है। ठीक है। अरे आज मैंने डॉक्टर सोनिया थे मेरे साथ, लिटरली आज मैंने ना लाइव बोन देखा। उसका हम लोग गैंग्रीन का केस ट्रीट कर रहे हैं, तो लाइव बोन एकदम मस्त रहता है, एकदम शाइनी, एकदम शाइनी रहता है। बट उसका नेक्रोज हुआ है नीचे से, बट ऊपर का एकदम शाइन रहता है। नेल बेड मैंने निकाल दिया उसका अग्निकर्म करके, और पूरा मतलब पूरा अंगूठा ही चला गया है उसका। अभी देखते कितना बचेगा। पैर तो जाने नहीं दूंगा मैं, बट जितना देखते हैं अभी आगे उसका प्रोग्रेस कैसा रहता है। तो बोन के बारे में बता रहा था, अस्थि धातु। तो अस्थि में क्या है कि अस्थि से वो मज्जा धातु ये नहीं कर सकता, स्निग्धता नहीं मांग सकता। करेक्ट। तो उसके ऊपर कौन है? मेद है। मतलब अभी मज्जा का ये क्या है? मज्जा का मल क्या है? सुप्रिया मैडम सांगू नका। नेत्रमल. क्या है? स्तन्य तथा रक्तमश्रुजा कंडरा शिरा मांसात वसा शतश्च स्नायू कंडरा. बरोबर सर? नहीं, और क्या है? नेत्रमल. नेत्रमल. अजिबात लेक्चर करायचे नाही पुढे कोणी. मज्जेचा मल सांगता येत नाही तुम्हाला. थांबट मारा सगळ्यांनी. अक्षिवीट. हलका हलका. कर्णमल. अक्षी विटत्वक स्नेह, अक्षी का स्नेह, वीट का स्नेह, वीट यानी पुरुष, और अक्षी विटत्वक और त्वक का स्नेह, ये मज्जा प्रदान करता है, मज्जा का मल है। ठीक है। तो क्या बता रहे थे हम लोग? हाँ, तो विट स्नेह किसका है? विट स्नेह मज्जा का है ना। तो ये स्नेह कहाँ से आएगा? तो मेद से आएगा, वो अस्थि से मांग नहीं सकता वो। समझ में आया बात? इसीलिए अब ये पेशेंट में अगर आप देखेंगे ना, तो इसके लिए मैंने बोला था स्टार्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी फिर से लास्ट वाले पेज पे आओ। यहाँ पे क्या क्या लिखा है? सदर रुग्ण बहुत दिन से बीमार था। मतलब क्या है? बहुत दिन से बीमार है, मतलब दीर्घकालीन संप्रप्ति है। बराबर। अब लास्ट 3rd नंबर के केस में क्या था कि 20 दिन से उसको है ये तकलीफ। पाउन महीना ऐसे बोला था ना, पाउन महीना मतलब 22 डेज पकड़ लो अप्रोक्सीमेटली। उससे वो तकलीफ थी उसको, वीकनेस वगैरह, संकन आइज वगैरह। अब इसका क्या है? बहुत दिन से बीमार था, मतलब क्या? उत्तरोत्तर धातु में प्रॉब्लम हुआ रहेगा, है ना। और प्रॉब्लम मतलब क्या होता है? रुक्षता बढ़ती है, और आप महाभूत का स्निग्ध गुण कम हो जाता है, सार्वदेही। और आप महाभूत का स्निग्ध गुण कम हो तो मेद धातु में से जो आप महाभूत है उसका भी स्निग्ध गुण कम होगा। सेकेंड थिंग, मज्जा का भी आगे पोषण नहीं होगा। समझ में आई बात? इस वजह से ये है सब तकलीफ उसको। ठीक है। तो इसलिए भी रुक्षता आई है। कॉन्स्टिपेशन कसं उत्पन्न आहे म्हणून तर आपण ठरवलं ना त्याच्यावर एक लेक्चर घेऊया।
क्योंकि बहुत सारे एंगल्स है उसमें, ऐसा एक एंगल पकड़ के नहीं जा सकते कि हाँ बाबा मैं आज ईसबगोल दूंगी, त्रिफला दूंगी। त्रिफला वृक्ष विरेचक है, हरित की वृक्ष विरेचक है। हरित की में भी आप कौन सा टाइप यूज करते हो? 6 टाइप में से वो पंचरेखा वाला है, विजया है, अभया है कि क्या है, जो भाव प्रकाश ने लिखे हैं उसके लक्षण वाइज कौन से यूज करते हो? तो कोई अक्षी रोग जीत बताया है, कोई उदर जीत बताया है। उदर रोग पे हरित की का जो टाइप है वो अलग है, मैंने नहीं कहा, भाव प्रकाश ने कहा। तो इसके लिए अंगूठे इतना जो मार्केट में मिलता है वो साइज भी, लेंथ भी आपको अलग अलग मिलेगा, वजन अलग अलग मिलता है उसका। हमारा द्रव्य गुण नहीं है, बट हम लोग को पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ है, ठीक है। मतलब इतना अभी ये आपको आगे से क्या ध्यान रखना है, कॉन्स्टिपेशन देखते हो उसका ये भी मल देखो ना, ये आता है क्या बाहर। बहुत सारे लोग तो ये आग भी खोल नहीं सकते, इतना रहता है उनको मल कभी कभी, समझे। और इसीलिए आप देखो शैलेश माली जी सर अभी अभी मुझे समझने लगे, शैलेश माली जी सर हमेशा बोलते थे जब भी पेशेंट को त्वक रुक्षता रहेगी ना, जिस भी पेशेंट को, उसको 101% मलबद्धता रहती है, पूरी शौर्य 101%। क्यों पता है क्या? पहले वो आंतर में रुक्षता लाते हैं, आंतस त्वचा में रुक्षता आती है, बाद में बाह्य त्वचा रुक्ष हो जाती है। तो वो कंसेप्ट ये है अक्षय विटक त्वक स्नेह, इसलिए सर इतना क्या बोलते थे, स्ट्रेसफुली बोलते थे लेक्चर्स में कि त्वक में रुक्षता है, इसका मतलब आंतर में तो डेफिनेटली है, उसको बिना दिक्कत देना है आपको, यकृत का मेडिसिन देना ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि त्वक पे रुक्षता है और उसको मल प्रवृत्ति अच्छे से हो रही है, ऐसा, ठीक है। समझता है ना? लास्ट नंबर केस, ठीक है। ये रुग्ण चिकित्सा मंदिर में आया और बाद में सिर पकड़ के ही आ गया। 6-7 महीने से शिरशूल बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसे उसने बताया। वो एग्जामिन करने के बाद मूत्रपिंड के ऊपर बहुत ज़्यादा शोथ था, यानी पीड़ना सत्व था। शौच को साफ न होना और अजशकृतवत मल प्रवृत्ति होना, और वैसे और भी पेट में लास्ट ईयर से थोड़ा थोड़ा दुख रहता है, ऐसे उसने कंप्लेंट्स में बताया। प्रथमतः रोग्याच्या मानेच्या शिरा दुखाव्यास लागल्या, मतलब क्या कि जब वो स्टार्ट हुआ उसका हेडेक, तो ये पीछे की साइड से वो मसल स्पाजम में मतलब स्पाजम होने लगे, बाद में शिरशूल दिखने लगा। रुग्ण का वय था 24 साल, 24 ईयर्स ओल्ड था वो, और वीकनेस बहुत था। आप देख रहे होंगे हर बार वो एक सेंटेंस आता है, वीकनेस था, अशक्तपना जास्त होता। मतलब क्या है ये क्या है पता है क्या? ये कब आता है? निरुत्साह, ये कब आता है? वीकनेस प्लस आप महाभूत से स्निग्धता जो थी, स्निग्धता प्रोवाइड करने वाला जो आप महाभूत है वो नहीं है वहाँ पे, या उसके गुण बहुत कम हो चुके हैं, इस वजह से है। ठीक है, हाँ। तो ये 24 साल का था, वीकनेस बहुत ज़्यादा था, निरुत्साही था, और हमेशा उसको ऐसा लगता था, लेजी फील करता था कि हमेशा मैं मतलब सुपाइन पोजीशन में पड़ा रहूं, ऐसे दिन भर पड़ा रहूं, ऐसे लगता था। हाँ, मतलब विश्राम जब लेता था तब उसकी डोके दुखी यानी सिर दुखना कम होता था। उसको तेल तैयार करने के लिए बताया, उसका विधि बताया, मूत्रपिंड के ऊपर कार्य करने के लिए गोक्षरादि गुगुल की योजना की। बट वो जो गोक्षरादि गुगुल है वो जो कम से कम, ये जो 32 में से कम 30 लक्षण के ऊपर जाके काम करता है, वो अभी देखे हम लोग ने थोड़ी देर पहले। ठीक है, कैसे करते हैं वो मैंने बताया थोड़ी देर पहले। आंतरिक की उत्पत्ति आपको ध्यान में रखनी है, वो भी अपने चालू किया। तेल से आंत्र को सॉफ्टनेस आ गई और मल प्रवृत्ति अच्छे से हो गई, मलवटक भी बाहर आने लगे। 4-5 मलवटक बार बार गिर रहे थे। 15 दिन पेट में जाने के पश्चात, तेल पेट में जाने के पश्चात वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया अच्छे से, और मूत्रपिंड के ऊपर जो पीड़ना सत्व था वो भी कम हो गया, शिरशूल भी गया, और वेग का जो प्रमाण था वो भी कम हो गया। परंतु अजून सुन्न वाटतं, मतलब क्या है यहाँ पे सुन्न, सुप्तता कहाँ पे लगेगी यहाँ पे? एक मिनट में आगे बढ़ता हूँ। दिन में 3-4 बार मलशुद्धि होकर मलवटक बाहर आते हैं,
ऐसे रुग्ण ने बताया। आंत्र में जैसे ही जो पुरुष था वो जैसे बाहर आने लगा वैसे ही अग्निवृद्धि होने लगी और क्षुधा की इच्छा होने लगी, खाने की इच्छा होने लगी। उपक्रम में यानी चिकित्सा उपक्रम ने कोई भी फर्क नहीं किया, यानी जैसे थी वैसे ही चालू रखी। बद्धकोष्ठ जाने कंप्लीटली क्योर होने के पश्चात शिरशूल भी अच्छे से ट्रीट हो गया। अब शिरशूल ये मैंने बताया कि पुरुष वेगावरोध लक्षण जो है ना, उसमें शिरशूल प्रतिशय ये लक्षण आए हैं वहाँ पे, जो क्या बोलते हैं विलोमित संप्राप्ति है उसमें, है ना। तो इस वजह से शिरशूल भी ट्रीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CLT ऑयल एंड श्वेतऔषधि गुगुल, क्योंकि आपको पता है आंत्र की उत्पत्ति क्या है, आपको पता है श्वेतऔषधि गुगुल यूज क्यों करना है, आपको पता है मेद धातु का प्रॉब्लम क्या है या कर्म क्या है, आपको पता है कि अस्थि वो प्रोवाइड नहीं करने वाला है स्निग्धता, आपको पता है कि आंत्र में रुक्षता है इसीलिए CLT देना है। ठीक है, और कुछ पूछना है क्या? कुछ पूछना है क्या रूपक जी? कुछ डाउट? सर ये सिर्फ आंत्र पे ही कार्य करेगा क्या? अभी यहाँ तक मुझे याद है सर है ना पैरालिसिस के पेशेंट में भी देते हैं अभ्यंग के लिए CLT ऑयल। सर उनके लेक्चर में मैंने सुना था, एक ही बार बोला था उन्होंने। ओके सर। हाँ मतलब यहाँ पे तो आंत्र में रुक्षता रहेगी तो ही देना है, ठीक है। तब वो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पे अग्निमांद्यत्व है यकृत की वजह से, तब आप CLT देकर मतलब नहीं है कुछ भी, ठीक है। सर मतलब जो पेशेंट जैसे एसिड पीते हैं एंड ऑल हार्पिक पीते हैं तो उनका कैसा बर्न हो जाता है ना पूरा एसोफेगस से लेके स्टमक तक, हाँ तो हाँ इस केस में हम यूज कर सकते हैं क्या CLT अलोंग शो एंड ऑल? यस यस कर सकते हैं, मतलब CLT करना इनका मेरे पास तो ऐसे पेशेंट नहीं है, बट मतलब ये आपका सुसाइडल वाले बोल रहे हो क्या? हाँ यस सर यस सर। हाँ हाँ कर सकते हैं, उससे तो अच्छा आएगा, उस रिजल्ट अच्छा आएगा। ओके सर। सर मतलब CLT देखिए ना, तो मैं एकदम दावे के साथ तो नहीं बट लॉजिक वाइज मैं बता सकता हूँ आपको कि करना चाहिए। सर CLT पीने के लिए पेशेंट थोड़ा परेशान करते हैं, गाढ़ा होता है बहुत, तो उसको पीने का कुछ तरीका और भी है मैंने क्या? बताया था ना लास्ट टाइम, गर्म पानी के साथ पीने का। गर्म से? 1/4 कप लेना है आपको या आधा कप ले लीजिए छोटा। इसके हाँ। लिए ये मेरे को दिक्कत आई कि नहीं, इसके लिए मैं आपको सब ये चीज़ें बताता हूँ। मेरे को जो प्रॉब्लम आएंगे वो तो डेफिनेटली आपको आएंगे और अलग भी हो सकते हैं। पंजाब के हिसाब से या यूपी के हिसाब से या विदर्भ के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, बट मुझे जो आएंगे वो आपको भी डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। तो गर्म पानी में डालकर वो देना है, तो गटक से वो पीने के लिए बोलना है। इसलिए मैं खाने के पहले निवाले के साथ आज तक नहीं बोला हूँ कभी भी, मैं खुद खा के देखा है कैसे लगता है, वो नहीं जाता है वो गले के नीचे। इसमें आत्मवान अनात्मवान भिषक या भिषक वो सुनना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, वो एक्चुअली नहीं जाता है। आप देख पी कर देखो फिर पता चलेगा आपको। ठीक। और कुछ डाउट है क्या? दीप्ती मॅडम तुम्ही सुरुवातीपासून होत्या ना? पेशंटच संपले नाही तर नाही समज, मिनिटमध्ये म्हणजे लास्ट आता मी 5 मिनिटापूर्वी जॉईन केलं सर. ठीक आहे 5 मिनिटापूर्वीच समराइज करा। हो चालेल. अभी आपको सबको काम पे लगाने वाला हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते। सर CLT कहाँ पर नहीं देना है? हाँ जहाँ पे आपको चिक्कनमल प्रवृत्ति रहती है ना, चिक्कनमल प्रवृत्ति मतलब प्रवाहिका जैसा लगता है ना, वहाँ पे मत दो। ठीक है। वहाँ पे मत दो। मतलब यहाँ पे मल चिपका हुआ रहता है कमोड पे या ऐसा, पानी बहुत ज़्यादा डालना पड़ता है, देखो ऐसे रहता है। पेशेंट बोलते हैं कि मल चिपका हुआ रहता है, बहुत दुर्गंधी रहती है। तिथं ठेवली पाहणं. थांब मग माझी मीटिंग होऊ दे. थांब बरं जेवण कर तोपर्यंत जा. जेवण कर पहिले मग जा आता. पहिले जेवण करून घे. मैडम को खाने दो। ओके बोला। और कुछ नहीं क्या डाउट?
सर ये रोटी में तो मिला के दे सकते हैं ना CLT? किसमें? रोटी रोटी आटे में मिला के रोटी आटे में देने के लिए बोला ना अप्पा जी ने। अप्पा जी ने बोला आटे के गूंथते वक्त ही दे सकते हैं आप। ml मिलाना है सर, उसमें सर कितना ml मिलाना है किसमें? आटे में? कितने लोग कौन से पेशेंट को देने वाले हो आप? उसी कॉन्स्टिपेशन एक रोटी में एक रोटी में या कितना तीन तीन रोटी में। अभी मैंने तो किया नहीं है प्रयोग। हाँ, मेरे भी आज इसमें आया है। ठीक है, डोज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 2 रोटी, जैसे एक आदमी 2 रोटी खाता है 2 तो चम्मच के ऊपर मत देना। हाँ या आपको आटा गूंथते वक्त जितना चाहिए ना, मैंने अभी देखो हाँ बताया था, गायत्री मैडम अभी जस्ट कल ही आए हैं बाहर गांव से। तो पहले उन्होंने मतलब थोड़ा तिल वगैरह का प्रयोग किया था, मैंने बताया था तेरे को लास्ट लेक्चर में, थोड़ा प्रयोग करने का। अभी तिल एक्चुअली नहीं चाहिए, बट हम लोग को तिल थे या अजवाइन थे मेरे को अभी याद नहीं है पक्का, बट हम लोग कर सकते हैं ना ऐसा वो इसमें। सर ये कैस्टर ऑयल का भी उसमें भी आटा में मिला के देते तो हाँ उसका भी हाँ, यहाँ पे देते हैं, मतलब महाराष्ट्र में तो देते हैं, हाँ कैस्टर ऑयल। ऑयल मिक्स करके देता है। वो जो पत्नियां रहती हैं वो चालाकी से ऐसा करती है। सर मेल्स को कुछ समझ में नहीं आती कभी। हाँ, बोला। सर हायपरटेन्शन आणि कॉन्स्टिपेशन डिस्कस झालं नाही 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 ना? हे नाही त्याच्यावर एक सेपरेट चॅप्टर आहे। बरं बरं ठीक आहे सर. देखो ना, हाइपरटेंशन या हृदरोग जो है ना, हृदरोग या हाइपरटेंशन जो है, अभी आज ही मैंने कहीं पे तो पढ़ा, किसी ज्येष्ठ वैद्य का मैसेज था व्हाट्सएप पे कि उच्च रक्तदाब ये व्याधि नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट अ डिसीज। और डिसीज का भी डेफिनेशन क्या है? डिस इज, ऐसा है ना, जहाँ पे इज नहीं लगता दैट इज डिसीज। ओके, तो क्या बता रहा था? हाँ, तो उन्होंने क्या बोला कि हृदरोग में दिखने वाला लक्षण है एक, तो उसका ये एक लाइन अभी आज ही पढ़ा है मैंने। और दूसरा क्या है कि हाइपरटेंशन हो या ये हो, ये सभी चीज़ें ना रुक्षता की वजह से है। एथेरोस्क्लेरोसिस या प्लैक जब इंजुरी होती है उस आर्टरी में, तब होता क्या है? इंजुरी मतलब क्या, कब होगी इंजुरी? बताओ मुझे। स्निग्ध गुण का काम क्या है? परमाणुओं का संयोजन करना, या जो इलास्टिसिटी है या जो वेसल का वॉल है उसको मेंटेन करना, ही उसका काम है। ठीक है, अब वहाँ पे जब रुक्षता आती है तब इंजुरी होती है, तो इंजुरी होती है तब प्लैक फॉर्मेशन होने लगता है। प्लेटलेट्स वहाँ पे जाते हैं दौड़ दौड़ के, फिर वो कवर अप करते हैं, उसमें वो कैनल छोटा हो जाता है। फिर वो अगर हार्ट के यहाँ पे हुआ तो प्रॉब्लम आता है। इजी टू अंडरस्टैंड। इसलिए हम लोग तेल कभी बंद नहीं करते या घी कभी बंद नहीं करते, क्योंकि आचार्यों को पक्का मालूम था कि सर्वस्नेहो अयम पुरुषा, चरक विमानस्थान, सॉरी चरक शालिस्थान में लिखा है, ये सर्वस्नेहो अयम पुरुषा मतलब ये जो अपना पुरुष है, मतलब ये शरीर है, ये स्नेह से बना हुआ है, पूरा स्नेह से, वो स्नेह अयम पुरुषा। और पृथ्वी जल महाभूत का प्रमाण कितना है बाहर? 72%, 75% या 70-30 पकड़ लो। शरीर में भी वैसे ही है। साउथ के लोग अंडा पिंडा ऐसा बोलते हैं। अंडा पिंडा म्हणजे काय? शरीर में है वही बाहर है, और जो सृष्टि में है वही शरीर के अंदर है। ओके, याप्पा जी आगे जाकर क्या कहते हैं कि मनुष्य ये निसर्ग का एक छोटा मिनिएचर है, स्मॉल मिनिएचर। एवरीथिंग इज लोक पुरुष सम्मित सिद्धांत। तो इस वजह से अब ये रुक्षता यहाँ से ही आती है ना। अभी तो हम लोग ने देखा ये पेशेंट आगे जाके हृदरोग के हैं। अभी डॉक्टर सोनिया को पता है, जो पेशेंट आते हैं अभी क्लिनिक में, तो मैंने लास्ट टाइम बताया था मल संचय जन्य हृदरोग, तो मेरा डायग्नोसिस ही वही है उसमें, मल संचय जन्य हृदरोग ऐसा। तो उसका अभी भी CLT चालू है। कितना 2 हफ्ता हो गया उसको। फिर कितना 16वें दिन वो बोला मुझे, 16वें दिन क्या, उसको पूछो उसका रिएक्शन कैसा था सोनिया? यस सर। ऐसा मेरे को लगा अभी अंकल है ना मेरे को पिंच करते बार बार, डॉक्टर तुम्ही लेट करता मला। मेल थेरेपिस्ट नहीं है अभी मेरे पास,
तो मुझे करना पड़ता है सब कुछ। अभी मेरे बच्चे को दर्द खुला है उनको, तो हुआ क्या, मेरे मतलब मेरी तरफ दौड़ के आ गए वो। दौड़ के मतलब उनके हिसाब से सोचो, 79 का जो बुढ़ा दौड़ेगा वो कैसा दौड़ेगा। तो ऐसे दौड़ के आए मेरे पास और हाथ पकड़े, आज संडासला साफ झाली डॉक्टर। और जो नाना जी थे धुलिया में, जो पंचकर्म शिरोमणि जिनको कहते हैं, वो क्या बोलते थे, ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ कौन है, तो शौचानंद। शौच साफ होने के बाद जो आनंद रहता है वो ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। ये अप्पा जी, सॉरी नाना जी हमेशा मजाक में कहते थे। वो जो आनंद की अनुभूति होती है ना, वो अनुभूति ही बोलते हैं, अनुभव बोलते हैं क्या हम लोग कभी नहीं। अनुभूति मतलब जो खुद को पूरी तरीके से समझता है वो, है ना। हम लोग भी अगर बाहर का कुछ खाना खाते हैं तो हम लोग को देखो एक अलग फीलिंग रहता है। जो आरती का केस था, देखो आरती का बेचैनी थी ना, केस नंबर 2 में मानस भाव दूषित होता है अपना। एकत्व, ये जो गुण है ना, एकत्व मतलब मन के जो विषय भी बताए हैं, उय्य वगैरह, संकल्प वगैरह, ये जो विषय है ना उसके, और बाद में उसके ये भी बताया कि एकाग्रता, तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। तो इसलिए शैलेश माली जी सर क्या बोलते हैं, बिग सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल सी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन जितना ज़्यादा रहेगा उतना कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा। बट अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे बाइफरकेट करता हूँ ये टॉपिक को। एक्चुअली ना अभी अगर आप देखेंगे ना तो बच्चों में कॉन्स्टिपेशन रहता है, बट वो 92% 95% लाता है। अब देखो, अब मैंने तो देखे हैं बाबा ऐसे बच्चे कि जिनका कॉन्स्टिपेशन है 2-2 दिन के बाद जा रहे हैं, बट मार्क्स अच्छे से ला रहे हैं। हाँ, बट उनका एक है प्रॉब्लम, चिढ़ते जल्दी है। मार्क्स अच्छे से ला रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट नॉलेजेबल, दे आर इंफॉर्मेटिव चाइल्ड है अभी के चिल्ड्रन, सॉरी इंफॉर्मेटिव चिल्ड्रन है अभी के। जो एजुकेशन चल रहा है वो इंफॉर्मेशन का है, नॉलेज का नहीं है, ज्ञान का नहीं है, विज्ञान का है। जो पता है सिर्फ उनको, ये यहाँ से इतना दूर है, सोलर गया इतना उसका अंतर है वगैरह, है ना सोनिया, बराबर ना। तो आजकल के बच्चे वैसे ही ये करते हैं, बातें करते हैं सोलर वगैरह का। तो बताने का ये था क्योंकि इनको इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड, बट नॉलेज के लिए आपको एकाग्रता चाहिए, ये ध्यान में रखो। पांचवती का नॉलेज था अप्पा जी को, इंफॉर्मेशन नहीं थी। हम लोग के ऋषियों को नॉलेज था, इंफॉर्मेशन नहीं थी कि आयुर्वेद होता है नहीं, उनको नॉलेज था। नॉलेज के लिए मन का स्थिर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए एकत्व ये गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एकाग्रता भी अच्छे से चाहिए, और उसके लिए कॉन्स्टिपेशन यानी मल निर्हरण होने चाहिए। मल पुरुष के ऊपर इतना कॉन्सेंट्रेट क्यों किया है सभी लोगों ने, क्यों किया है, क्योंकि स्थूल भाग है। जब स्थूल भाग बाहर जाएगा शरीर का, तब आकाश का अवकाश अच्छे से होगा, वायु और अग्नि का धारण अच्छे से होगा कुछ समय तक, फिर वो वायु अग्नि छूटकर ऊपर आकर फिर अच्छे से ये बाकी प्राण उदान समान का व्यान का काम अच्छे से करें। समझ में आया, ऐसा है, ठीक है। और है क्या सर कुछ? जैसे ये सर अपान काल में सर ये CLT ऑयल दिया है, तो सर इसके साथ शो भी दे सकते हैं या फिर शो का कुछ अलग टाइम एक रखता रखना हूँ पड़ेगा कॉन्स्टिपेशन में? आधे घंटे का ये रखता हूँ। अभी एक्चुअली जब कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट आता है ना, हम लोग अभी तो जब चिक्कन मल प्रवृत्ति वाला आता है मेरे पास पेशेंट, तब मैं हरलू देता हूँ। और मलवटक और उष्णता जन्य मल या मलवटक हो रहे उसको, ये भी बता रहे मैं एक दिन के बाद जा रहा हूँ, बट दुर्गंधी बहुत रहती है डॉक्टर, और मेरे को जोर लगाना पड़ता है। ये भी बता रहे जोर लगाना पड़ रहा है, पर दुर्गंधी नहीं है, ज़्यादा दुर्गंधी नहीं है पहले वाले पेशेंट के हिसाब से। तो मैं दुर्गंधी में भी 2 क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या स्वगंध असहत्व और परगंध असहत्व, मतलब क्या, अगर आप जाने के पश्चात आपका भाई जा रहा है और वो पानी डाल रहा है, इसका मतलब कॉन्स्टिपेशन ठीक होने वाला है कम समय में, ठीक है। बट आपको ही सहन नहीं हो रहा है वो दुर्गंधी, मतलब आपको टाइम लगने वाला है ट्रीटमेंट को। ये मैं पूछता हूँ सामने से पेशेंट को। तो ऐसे समय पे मैं हरलू देता हूँ 10 और 2 बजे, क्योंकि मुझे सामान करेक्ट करना रहता है। और जब मलवटक वाला पेशेंट आता है तब मैं 10 और 2 बजे देता हूँ, जब उष्णता जन्य कॉन्स्टिपेशन देता है 10 और 2 बजे, और अनुपान से धनिया पानी ऐसा। तो CLT को कॉन्स्टिपेशन का लेक्चर कब होगा सर? बघू ना, तर काय ते स्लाइड वगैरे बनवायला लागतात मला, वो हो मेरे को सर, आम्हाला सांगा, आम्ही मदत करतो काहीतरी. हो हो,
चालेल. वो मेरा ना फ्लो में आना चाहिए वो ऐसा. मतलब अभी ये कैसा मुझे पता है कि ये बुक में सॉरी इस ग्रंथ में इतने इतने प्रकरण है कि मेरे दिमाग में या 6 ग्रंथ है वो मुझे एक्सप्लेन करने हैं आपको, भले कितना भी टाइम है, 2 साल 4 साल जाने दो. मेरा सेटिस्फेक्शन जब तक नहीं होगा ना तब तक मैं आपको पढ़ाऊंगा वही या एक्सप्लेन करूंगा वो टॉपिक के ऊपर. आपका सेटिस्फेक्शन का मेरे को लेना देना नहीं है. मैं 3-4 बार पूछूंगा समझा या नहीं समझा, मेरा सेटिस्फेक्शन होने तक मैं आपको बताऊंगा. ऐसे पहले मेरा सेटिस्फेक्शन होना चाहिए तभी आपका हो जाएगा सेटिस्फेक्शन. तो नहीं आप पूछूंगा मैं, ऐसा नहीं है, इतना रूड नहीं होगा. तो बट बता रहा हूँ. तो क्या बता रहा था मैं, इंपॉर्टेंट कुछ. हाँ, तो एक लाइन से आएगा ना मेरे सामने पिक्चर, नहीं तो मेरे को 2 लेक्चर्स में डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि टॉपिक्स बढ़ रहे हैं. अब देखते हैं अभी कैसे ऐसा. तो इसको ना वेगावरोध जन्य वगैरह ना जो हम लोग को लग रहा है ना मल मूत्र श्वेत, उसका तो टीका पढ़ो ना कम से कम. और जो टीका वाला जो फ्रेंड है ना, आता अभी मनीषा मैडम या मंजरी जोशी मैडम तो पूना से, वो जाने दो. बट बाकी के हम लोग जो गरीब लोग हैं संहिता वाले, ठीक है, तो वो लोग क्या करने का कि जो एमडी कौन रहेगा संहिता का, उसको पूछने का बाबा टीका का ये मीनिंग बता मेरे को. जो काम की चीज़ है ना उसकी तो टीका होनी पता होनी चाहिए ना अपने को. यस और नो रूपक जी, है कि नहीं? उसकी तो टीका पता होनी चाहिए ना अपने को. वो भी टीका पता नहीं रहेगी तो कैसे चलेगा. सर हिंदी में कोई भी किताब नहीं है क्या सर पंचभौतिक में? नहीं तो हिंदी में क्यों मैं इतना घसा मेरा एक सर एक बुक है, कौन सी? एक बुक समराइज किया है ना शायद वो, मेरे ख्याल से वो समराइजेशन है मेरे ख्याल से. सब कुछ है उसमें, सबको थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है सर. कौन सी किताब वो है? सर मैंने वो सर मैंने 3 साल पहले खरीदी थी और मैं 1 साल में 3 बार पढ़ा था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया था. अरे सर जी, इसीलिए तो हम लोग अब समझ में आ रही है. ये ये अब चीजें अब समझ में आ रही है. कोई ना आपको एक कोई ना कोई तो बताने वाला चाहिए. ऐसा नहीं होगा, कोई तो गुरु गाइड. चाहिए. ये मेरे टाइम पे ना मैंने जा जाके लेक्चर्स किए हैं अटेंड.